नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की किसी नई घटना की खबर नहीं, अब तक 150 लोग गिरफ्तार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने केवल 3.5 वर्ष में सहकारी क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव किए। यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी मिसाइल हमले में 32 लोगों की मौत, 84 घायल। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। दिल्ली में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ ही वो अमेरिका, चीन और रूस सहित उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये क्षमता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख केंद्र सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज हैदराबाद ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में वाहन पर लगे लेजर निर्देशित हथियार DEWM-K2A के भूमि संस्करण का सफल क्षेत्र प्रदर्शन किया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि डीआरडीओ अन्य उच्च ऊर्जा प्रणालियों जैसे उच्च ऊर्जा माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और कई प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रहा है। This is one of the technologies, but we are also working on other high energy systems like high energy microwaves, electromagnetic pulse. So we are working on several technologies which will give us the Star Wars capability. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 3.5 वर्ष में सहकारी क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने सहकारी नियमों को मानकीकृत करने में केंद्र सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें सभी राज्यों ने मॉडल उपनियमों को अपनाया। पैक्स को पुनर्जीवित करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया और बताया कि ये अब 20 से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 करने की योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब ने अपने प्रेरक जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरे विश्व में सम्मान अर्जित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वे एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब समान अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। राष्ट्रपति ने सभी से डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर समारोह आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। श्रद्धांजलि के बाद यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन DAF बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने वालों को सुविधा प्रदान करेगा। महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक तक जनता को ले जाने के लिए DAF द्वारा विशेष बस सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार जाएंगे, जहां वे हिसार से अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाले दीन बंधु छोटू राम तापी विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुनानगर के मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1070 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच दूरी 1 घंटे से कम हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। देश के विभिन्न हिस्सों में आज बैसाखी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंजाब में भी श्रद्धालुओं द्वारा राज्य भर में लंगर और छबीलों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र आज उन सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को भी याद कर रहा है जिन्हें ब्रिटिश फौजी अधिकारी जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त मार डाला था जब वे वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन एकत्रित हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत माता के लिए मर मिटने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान से हमारे स्वाधीनता संग्राम की धारा और प्रबल हो गई थी। कृतज्ञ भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने इस घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में आज कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं मिली है। सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा से पीड़ित सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर निकटवर्ती मालदा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन ने हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में शरण दी गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार कल मुर्शिदाबाद गए और जिले के विभिन्न ब्लॉकों का दौरा कर जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया। BSF को तैनात करने का फैसला कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता केंद्र सरकार के साथ साझा की। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वक्फ विरोधी प्रदर्शनों के कारण भड़की हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद और 3 अन्य जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्वा लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में 4 जिला मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और साउथ 24 परगना में फोर्स यहाँ तैनात कीजिए, मैं रिक्वेस्ट भेजा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी स्पष्ट बोल दिए हैं कि कोई भी गैर मुसलमान आपका इसमें नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसको हथियार करके जिन लोग इस बिल के बारे में पता ही नहीं है, संशोधन क्या हुआ पता ही नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को जिन लोग आतंक फैलाने के लिए पेशेदार हैं, उन लोग को सामने ला के यहाँ आतंक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि सभी को शांति से रहने का अधिकार है। आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली जिले में एक पटाखा विनिर्माण कारखाने में आज एक विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 7 अन्य लोगों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। विस्फोट आज दोपहर करीब 1:15 बजे हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना के समय कारखाने में करीब 30 कामगार मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की
अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस की खुफिया शाखा ने 1.5 किलोग्राम से अधिक के आरडीएक्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन हमलों में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने खुलासा किया है कि इस बड़ी सफलता में फतेहगढ़ साहिब के निवासी जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये जर्मनी के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों द्वारा संचालित आतंकी मॉड्यूल के मुख्य संचालक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गोल्डी पर पहले ही 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। दोनों आरोपियों ने हाल ही में विस्फोटकों की यह खेप बरामद की थी और इसे अपने किसी अज्ञात सहयोगी को देने जा रहे थे, जिसकी जांच जारी है। यादव ने कहा कि इस गिरफ्तारी ने राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की योजना को विफल कर दिया है, क्योंकि इस विस्फोटक सामग्री को लक्षित आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मिजोरम के बाहरी इलाके में 52 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। इसकी कीमत 52 करोड़ रुपए से अधिक है। तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई शुक्रवार देर रात हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये सामग्री म्यांमार से जोखावथर सेक्टर से मिजोरम के तस्करी करके लाई गई थी। ट्रक के चालक और उसके सहायक को नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी मिसाइलों के हमले में 2 बच्चों सहित लगभग 32 लोग मारे गए, जबकि 84 अन्य घायल हो गए। घायलों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला पाम संडे के दिन उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में लोग चर्च सेवाओं में भाग ले रहे थे। 2023 के बाद से यूक्रेनी नागरिकों पर यह सबसे घातक हमला है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे आतंकी हमला बताया है। उन्होंने दुनिया से इस हमले की निंदा करने का आग्रह किया है। ईरान और अमेरिका 19 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने ओमान की राजधानी मस्कट में कल एक सकारात्मक वातावरण में अपनी अप्रत्यक्ष वार्ता समाप्त की। इस वार्ता के बाद मस्कट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता का पहला दौर सकारात्मक था। अरागाची ने कहा कि दोनों पक्षों ने बहुत जल्द होने वाले एक समझौते पर सहमति जताई। इजरायली हवाई हमले में गाजा शहर में अंतिम कार्यरत चिकित्सालय का एक हिस्सा नष्ट हो गया है। इजरायली रक्षा बल ने बताया कि इस अस्पताल पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि इसके भीतर हमास द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा कमांड और नियंत्रण केंद्र था। गाजा की नागरिक आपातकालीन सेवा के अनुसार अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एक साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली में 300 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। साइकिल रैली में 1941 से 1945 के महान देशभक्ति युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ का भी स्मरण किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका है। विभाग ने कहा है कि 18 अप्रैल तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में गर्म हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। जयपुर में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को आज 9 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स ने 17 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट पर 175 रन बनाकर जीत हासिल की। इधर दिल्ली में आज दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जारी है। दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत लेजर बीम से फिक्स विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की किसी नई घटना की खबर नहीं, अब तक 150 लोग गिरफ्तार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने केवल 3.5 वर्ष में सहकारी क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव किए। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूसी मिसाइल हमले में 32 लोगों की मौत, 84 घायल। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। दिल्ली में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।